ठीक, मनोज जी जरा एक चीज और आपसे कर लें, क्योंकि ये लार्जर चीजें, अब देश में रीअलाइनमेंट हो रहा है, इसमें दो राय नहीं। बहुत से लोगों को एक ये गलत, मतलब दर्शकों को मैं फिर से याद दिला दूं, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ये मंडल की वजह से नहीं थे। ये लोग मंडल आने से पहले चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ विधानमंडल दल में प्रॉपर इलेक्शन के साथ लड़के जीते थे। ये लोग कोई मंडल के नहीं थे। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं नहीं मंडल आ गया तो ये लोग, तो इन लोग की राजनीति, इन लोग वहां उससे पहले जब मंडल आया था उससे पहले ही ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उसका रेफरेंस पॉइंट है। मंडल से देश की राजनीति बदली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में आप जब लार्जर उसको देखते हैं, और देश की राजनीति बदली, अच्छा होगा, क्योंकि वो थोड़ा जो जो हमारे जस्टिस कोलसे पाटिल आजम कहते हैं कि मनवादियों के हाथ से निकल के थोड़ी तो सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लोगों को शर्मा शर्मी में भी कुछ तो देना पड़ा, क्योंकि उसके पहले तो कुछ दिया ही नहीं जाता था। अभी क्या है, ये जो जातिगत जनगणना है ये शायद इतनी जरूरी है, और उसको बीजेपी किसी भी तरह से अब टालम टूल कर रही है, लेकिन अब कहती तो है कि करा देंगे। आपको क्या लगता है कि ये एक नया, क्योंकि तमिलनाडु में ऑलरेडी ये सेटल था, पेरियार ने ये काम सेटल करके तमिलनाडु पिछले 50-60 साल से वो जो एक दलित बैकवर्ड की राजनीति को वो अपनी ठीक से फोर फ्रंट में ले आए थे, स्टैब्लिश थे, ठीक से कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग जो हिंदी पट्टी वाले हैं उनको अभी भी हम मंदिर मंदिर में फंसे रहते हैं। वो मतलब वो जो ताकत है अभी भी उस हाथ में गई नहीं है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कैन बी एनी पार्टी, लेकिन अगर बीजेपी ही कल के दिन ये ताकत देती है तो बीजेपी के साथ लोग खड़े होते हैं। बीजेपी सिर्फ बेवकूफ बनाती है, वो वोट तो लेने के लिए सब बताती है। मैं थोड़ा इस पे आपका समझना चाहूंगा कि ये जातिगत जनगणना से क्या फिर से पॉलिटिक्स, थोड़ा आपको लगता है कि एक बदलाव आएगा? बिल्कुल आनंद जी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर इस शब्द को इस तरह कह दिया जाए कि जो बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति है उससे अगर कोई इस देश में लड़ सकता है तो सामाजिक न्याय ही लड़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो निश्चित ही इस बात से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, ये हमारी मांग जो जाति जनगणना की कोई आज की मांग नहीं है, कई दशक पुरानी मांग है। सदैव नेताजी से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक लगातार बीजेपी को इस मुद्दे पे, या कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी हम उनको घेरते रहे, और उसका परिणाम ये था कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, जाति जनगणना, वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कांग्रेस की हिला हवाली कह लीजिए या उसको टेक्निकल पॉइंट्स में किसी पे भी आरोपित किया जा सकता है, और कांग्रेस भी ये सफाई दे सकती है हमने तो करा दिया था, बीजेपी इसको पारित कर देती, लेकिन 14 में उसने किया नहीं। 11 में हुई, 12-13, 14 3 वर्ष का समय था, तो उसमें कांग्रेस किया, यूपीए की सरकार ने नहीं किया। लेकिन वो जो कराई गई उसके पीछे समाजवादियों का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें दो राय नहीं। वो समाजवादी चाहे उत्तर प्रदेश के रहे हो, बिहार के रहे हो, या अन्य भी स्टेट के जो समाजवादी लीडर थे, उनका उसमें पूरा वो। देखिए, मैं जो अपनी राजनीति देखता समझता महसूस करता हूँ, कम हो सकते, मेरा अनुभव कम हो, लेकिन इस देश में धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी लड़ सकता है या उससे विस्तृत रूप से बड़ा होकर लड़ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिसके अंतर्गत जाति जनगणना आती है। उसमें आरक्षण भी है, उसमें मुफ्त दवाई भी है, मुफ्त सिंचाई भी है, मुफ्त पढ़ाई भी है, वो सारी चीजें सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। अभी सर ने एक बात कही कि क्षेत्रीय दलों को फैमिली वाली पार्टी है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे भारत एक पारिवारिक और मतलब एक ऐसा स्टेट राज्य है जहाँ पे परिवार बड़ी महत्वपूर्ण इकाई के रूप में गिना जाता है। भगवान के भी परिवार थे, ऐसा कोई भगवान है नहीं जो अकेला रहता हो, हमारे ग्रंथों में सब लिखा है, आप भी पढ़ते हैं। अकेले अब भगवान नए आए हैं, वो आरएसएस पैदा करती है ऐसे भगवानों को जो बिना परिवार के भगवान बनते हैं। वो हमने आपने सबने देखा है, अटल जी से लेके और जो भी रहे हैं जितने भी, वो आरएसएस वाले सिंगल भगवान पैदा करते हैं। वैसे इस देश के भगवान परिवार वाले ही थे। परिवार कभी भी नकारात्मक इकाई नहीं हो सकता है किसी भी राष्ट्र के लिए। बहुत सारे ऐसे विकसित राज्य, माफ करिएगा, राष्ट्र हैं जहाँ पे परिवार कैसे बढ़े उसके उस पे उनकी पूरी कार्य योजना है, और उनको उस पे बड़ा वो दृष्टिकोण उनका काम करने का रहता है। तो राष्ट्रवाद की बात जो कही थी कि फैमिली पार्टीज राष्ट्रवाद की बात नहीं करती, मैं आज तक नहीं समझ पाया, और मैं शायद अनुभव कम है इसलिए नहीं समझ पाया राष्ट्रवाद होता क्या है। अगर किसी गरीब के बच्चे को लैपटॉप दे दिया जाए
और किसी आम आदमी के लिए बेहतरीन सड़क बना दी जाए, उसका समय बचा लिया जाए। जो दिल्ली लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, अगर वो 6 घंटे में पहुंच जाए, ये राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। गरीब के बच्चे झोपड़ी में पास करने वाला इंटर और पास करने वाले बच्चे जो मतलब कि वो लैपटॉप 35,000 का लैपटॉप लेके वो टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे, हम नरेंद्र मोदी का हवाला नहीं देंगे। मैं मनोज जी एक छोटी सी चीज करके फिर इसको क्लोज करेंगे, आपसे इसलिए ले लूं। देखिए बीजेपी का एक दो चीजें हम लोगों को भी बीजेपी की समझनी होंगी। एक तो बहुत ज्यादा मुझे कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं ये ऐसा बीजेपी कर रहा है, हमारे बहुत से दर्शक जिनको लगता है कि इस देश में बीजेपी खराब। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बीजेपी की बी पार्टी नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी की कार्बन कॉपी नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी जैसा तिकड़म वाली पार्टी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, ठीक है वो जो तिकड़म कर रही है, तो मुझे दूसरा तिकड़म ही नहीं चाहिए कि दूसरा एक तिकड़म ही आ जाए जो उस तिकड़म उससे बड़ा तिकड़म करने लगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, बीजेपी दो चीजों में बहुत माहिर है, बहुत ही माहिर है। और ये जो राजनीतिक परिवार है, मैं पार्टी का समझ सकता हूं, लेकिन देश का एक भी राजनीतिक परिवार ऐसा नहीं है जहां पे बीजेपी ने झगड़ा ना कराया। मुझे एक परिवार बता दीजिए पूरे देश में, वो झगड़ा नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में कराने के लिए सब लगे हुए हैं कि वो ज्यादा अच्छा बोलती हैं, वो ज्यादा उनको करना चाहिए, ये तो वो नहीं है, वो ये लगातार उनके मंत्री से लेके सारे लोग लगातार बयान देते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि देखिए ये इस पॉलिटिक्स को भी, बीजेपी के इस पक्ष को भी हम लोगों को उजागर होता क्या है कभी कभी कि अब क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है, हर एक सीट की अहमियत है, बहुत सी चीजें साथ चलने में बहुत आसान नहीं है। एक परिवार का साथ चलना मुश्किल होता है, ये तो पार्टीज की बात है। तो यहां पे एक तो थोड़ा मुझे लगता है कि रिस्ट्रेन सारी पार्टियों को करना चाहिए, खास करके जब आप विपक्ष में हैं। और मैं सार्वजनिक रूप से, जो कुलसे पाटिल साहब ने कहा था, जौहर साहब हम लोगों के हीरो तब तक थे जब तक वो एनडीए में नहीं गए। एनडीए में जाके उन्होंने अपने पूरे उस आंदोलन का, अपने पूरे उस लोगों के साथ जो किया, उसको क्या कहेंगे, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जब वो गोधरा में जाके गोधरा को जस्टिफाई करते हैं, जब ग्राहम स्टेन्स की हत्या को जस्टिफाई करते हैं, तो और जौहर साहब से हम लोगों के घर, मतलब वो हमारे घर में पिता या बड़े भाई के रूप में थे, लेकिन जो उन्होंने किया तो सार्वजनिक रूप से उसको क्रिटिसाइज करना और उनसे अलग होने में भी 1 मिनट नहीं लगा था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक डेलिकेट चीज है, और वो शायद मुझे लगता है कि उसकी संपूर्ण विपक्ष में एक जरूरत है कि अपने को रिस्ट्रेन रखो। जैसे एक डीएमके का छोटी सी चीज थी, अलग होना था, बिल्कुल अलग हो जाते, आज जाने की क्या जरूरत थी। केजरीवाल साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि भाई इलेक्शन खत्म हो गया था, नहीं हम इंडिया गठबंधन से निकल जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो ये आम मतदाता को ये ठीक नहीं लगता है। कोई भी लड़ता हुआ परिवार किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी लूंगा कि ये थोड़ा विपक्ष को भी रिस्ट्रेन रखना होगा अपने में। मनोज जी। बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, और उसको एक शब्द में अगर बताने की कोशिश की जाए तो क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये देश इतना भी नादान नहीं है कि अगर आप तमाम सारी चीजों को लेके अपना पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखते हैं, चाहे वो अब आप पार्टी की बात ले लीजिए, तमाम सारे मुद्दों पे बात की जा सकती है। अगर क्लियरिटी रहेगी तो निश्चित तौर पे जनता समझ जाएगी। दरअसल में राजनीतिक दल भारत में जो भी हैं, वो नफा नुकसान पे राजनीति करने लगते हैं, और तमाम सारी बातों को, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे सरकार चलाने की चीज हो, और प्रॉफिट एंड लॉस पे गेम खेलने लगते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस सभी को अपने दल को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए करने की जरूरत है, उसमें भी दो राय नहीं। लेकिन किसी एक मुद्दे पे, जैसे हमारे नेता का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, हर उस बात तक जाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। और ये बात में कोई काल्पनिक कथा नरेंद्र मोदी जी की तरह कि मैं भी जब छोटा था तो एनसीसी कैडेट था, मैं भी था तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, उस टाइप की मैं कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है, कोई भी नेता हो, उसको अपना कॉन्सेप्ट और अपनी पिक्चर बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। वो मुद्दा एक हो सकता है जो हमारे आदरणीय जज साहब ने कहा, रिटायर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भाषा है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है उसको राष्ट्रवाद की परिभाषा में कि जय भारत माता की जय बोल के राष्ट्रवादी हो जाना, ये मैं उससे बिल्कुल इतर बात रखता हूँ। सभी को एक मंच पे आना चाहिए और सभी को पूरी ताकत के साथ, जैसे ये बात कहने लायक नहीं है, आप लोगों ने अपने विश्लेषण में हमेशा कहा भी है विगत एक हफ्ते के अंदर कि ममता जी
इंडिया गठबंधन को लेके जिस तरह की पिक्चर बन रही थी, उसमें तमाम सारी चीजें उन्होंने अपने मन से कही और अलग बातें कही, लेकिन चुनाव हारने के बाद ममता जी ने एक ही बात कही कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट, यही क्लियरिटी सरकार जाने से पहले क्लियर होती तो मेरे ख्याल से वो एक नैरेटिव अलग बिल्डअप होता, और जो देश की जनता को ये एक पिक्चर दिखाई गई कि साहब बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, बीजेपी बहुत मजबूत है और वो सारे तंत्र उसके पास हैं, तो वो नैरेटिव कमजोर होगा और देश की जनता आप पे विश्वास, तो उनके पास व्यवस्था है। मैं बात खत्म करूंगा, क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में बेईमानी नहीं है क्या? मैं आपको आज डिस्क्लोज कर रहा हूं पूरी तरीके से। हमारे नेता को पता है कि हर विधानसभा में 10,000 की वोट की बेईमानी बीजेपी करेगी। कैसे करेगी? वोट काट के करेगी, वोट बढ़ा के करेगी, वोट डिलीट करके करेगी, लोगों को वोट ना डालने देने वाली वे प्रक्रिया के साथ करेगी। इसका क्या काट है? चुनाव ना लड़ना, ये काट नहीं है। सारा तंत्र उनके हाथ में। हमारे नेता के पास फार्मूला है और उस फार्मूले को हमने 2024 में उत्तर प्रदेश में लगाया। 10,000 काट रहे हो, हम एक विधानसभा में मिनिमम 25,000 की व्यवस्था करके, वही सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वही हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, वही जाति फैक्टर है, वही कास्ट समीकरण है, जिसके आधार पे उत्तर भारत में हर घर में कुछ भी कह सकते हैं, वो चल रहा है, सब कुछ जानता है। मैं उससे राजनीतिक दल का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं उसको ओपनली कह रहा हूं, सब जगह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कोई धर्म के नाम पे एक है, कोई जाति के नाम पे एक है, कोई किसी और चीज के नाम पे एक है। हमने उस फैक्टर को उत्तर प्रदेश में लागू किया और लागू करके बीजेपी को चारों खाने चित किया। तो हम ये बात का तो विलाप नहीं कर सकते कि साहब ये 10,000 की बीमारी हर विधानसभा में करते हैं। तो इसी तरह की पिक्चर, चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई भी दल हो, उसको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ रखना चाहिए। बिहार एक चुनाव है, मैं बहुत इस बात की नाराजगी मुझसे रहती है कि बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए, इंडिया गठबंधन के लोगों को जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कहीं भी मैं कह रहा हूँ वो 100% बेईमानी किए होंगे, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन वो लड़ने और लड़के चांस जीतने का जो बनना चाहिए वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, चाहे वो आरजेडी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। तो आप उस पिच पे आपको जाना पड़ेगा जिस पिच पे आप बीजेपी को हरा सके। मेरे नेता का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने कई उदाहरण इसीलिए दिए। हम बीजेपी को हराएंगे, चाहे जो परिस्थितियां हो, बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी। और इस देश में कभी कोई क्रांति नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि 1857 की हुई थी, वो हुई थी। जनता ने इस देश में कभी कोई क्रांति नहीं। जी ठीक है, मेरे ख्याल से एक आंदोलन, एक क्रांति होनी चाहिए। मैं अंतिम लाइन कह रहा हूँ, एक आंदोलन, एक लाइन कह के अपने आनंद जी बात खत्म कर रहा हूँ। एक लाइन सर कह दूं, एक लाइन, इस देश को एक वोट डालने का आंदोलन और क्रांति जरूर करना पड़ेगा, तभी हर चीज संभव। जी धन्यवाद।